Morning बच्चों, I am a biology teacher नवाब साहिद and today we will discuss how do these traits get expressed। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह पढ़ा कि नॉर्मली जो मेंडल्स थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। और उन्होंने 1864 में जो है अपना एक लॉ दिया कि कैसे जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में कैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, कौन से कैरेक्टर जो है रेसेसिव होते हैं। ये मैंने आपको बताया था और आज मैं फिर उसको एक बार जो है फिर से रिवाइज कराऊंगा बच्चे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आपके एनसीईआरटी की कुछ लाइंस देख लेते हैं। पहले में है हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। तो जितने भी पेरेंट्स के ट्रेड्स होते हैं वो कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं, बच्चों में कैसे आते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लो पहले और फिर हम लोग उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चे। तो देखो, हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, कैसे जो हेरिडिटी है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, आनुवंशिकता कैसे जो है वर्क करती है। तो पहला यह है, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर द मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स। जो सेल का डीएनए होता है बच्चे, वो सोर्स होता है किसका, इंफॉर्मेशन का, और वो इंफॉर्मेशन को एज ए प्रोटीन के रूप में बनाता है बच्चे, ठीक है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका जो सोर्स है वो क्या है, आपका डीएनए है। A section of DNA that provides information for one protein is called the gene। और डीएनए का वो छोटा सा सेक्शन जो एक एक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो प्रोटीन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इट मीन्स दैट जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, फॉर दैट प्रोटीन। हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, ठीक है। तो कैसे जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर बच्चे में जाएगा, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा, प्रोजेनी में जाएगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज ए कैरेक्टर। वी नो दैट द प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। तो अगर हम एक ट्रेट लें, मान लो कि हमने दो प्लांट लिया और उनके एक कैरेक्टर को हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और वो कैरेक्टर जो है वो आपका क्या है, टॉलनेस है, उसकी लंबाई है। तो लंबाई एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है, हमने उसको ले लिया। हम ये जानते हैं कि प्लांट के में जो है कुछ स्पेशल हार्मोन होते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीन हो गया। तो जो ऑक्सीन होता है बच्चे, वो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो है जरूरी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वो उसके ग्रोथ को बढ़ाता है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। और इसी प्लांट हार्मोन पे ही डिपेंड होता है उसकी हाइट। जैसे ह्यूमंस में भी जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन्स हमारे हाइट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सेक्रेशन ज़्यादा हो गया है। और कुछ लोग जो है बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, इसका मतलब उनके ग्रोथ हार्मोन्स का जो सेक्रेशन क्या है, कम हुआ है, ठीक है। इसी तरह प्लांट में भी क्या होता है, कुछ प्लांट हार्मोन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए बच्चे, उसके ग्रोथ के लिए, ठीक। द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। तो कुछ एंजाइम जो होते हैं इन हार्मोन्स को, ठीक है, इन हार्मोन्स को सेक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन्स विल बी मेड। अगर ये एंजाइम अच्छे से फंक्शन करेंगे तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी प्रॉपर क्या होगा, सेक्रेट होगा, एंड द प्लांट विल बी टॉल। तो वो पौधा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज एन अल्टरेशन दैट मेक्स द एंजाइम लेस एफिशिएंट। अगर उसका जो जीन है बच्चे, ठीक है ना, जो उसके मम्मी पापा से आया है, वो जो प्लांट भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है, अगर उसके जीन का जो प्रोटीन है और उसके पास वो एफिशिएंसी नहीं है कि वो ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को बढ़ा सके, तो उस केस में बच्चे क्या होता है कि जो पौधा रहता है वो क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है, ठीक है। दिस जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स। तो ये जो जीन्स होते हैं, मतलब ये प्रोटीन्स होते हैं जो एज ए मैसेज के रूप में हमारे में आता है, हमारे पेरेंट्स से आता है, ये सभी जो होते हैं हमारे कैरेक्टर को क्या कहते हैं बच्चे, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, जीन करता है, ठीक है। इन द interpretation of Mendelian experiment we have been discussing are the correct, then both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction।
तो हम जब हम मेंडल को पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि जो मेल था और वो फीमेल था, वो लोग क्या कर रहे थे, एक एक जो है हैप्लॉइड गैमिट को, मतलब उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एक एक क्रोमोसोम नंबर क्या करते हैं वो उसका गैमेट बनाते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में। वी हैव डिस्कस द इशूज द प्रीवियस चैप्टर, इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट्स इन द प्रोजेनी, बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग ए कॉपी ऑफ द सेम जीन। तो इनसे जो गैमिट आया है और इनसे जो गैमिट आया है, इसमें क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं बच्चे, जैसे टॉलनेस का जो जीन है, जो टॉलनेस जो कैरेक्टर का जो जीन है, वो एक साथ जो है पैचअप हो जाते हैं, एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। This means that each pea plant must have two sets of the all genes, one inherited from each parent. For this mechanism to work, each germ cell must have only one gene set. तो बच्चे इस तरह हर एक कैरेक्टर का, अगर टॉलनेस कैरेक्टर है, ठीक है, जो आपका कलर कैरेक्टर है, नोज का शेप कैरेक्टर है, कुछ भी जो भी कैरेक्टर है बच्चे, ठीक है, हेयर का जो है लॉन्गनेस कैरेक्टर है, हेयर का थिकनेस कैरेक्टर, तो ये हर एक कैरेक्टर के जो जीन्स होते हैं बच्चे, वो हम दोनों पेरेंट्स से आते हैं। इट मीन्स दैट जो है मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है। अब क्या है, हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट्स ऑफ द जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल टू, एक सेकेंड, तो बच्चे ये कैसे जो है नॉर्मल टू कॉपीज दैट ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी हैव, इफ प्रोजेनी प्लांट इज इनहेरिटेड a single whole gene set from each parent, then the experiment explained in figure 9.5 cannot work. This is because the two characteristics R and Y would then be linked to each other and cannot be independent. तो हर एक समझ लो ऐसे है कि हर एक जो जीन होता है बच्चे, वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है ना, मदर का जीन और फादर का जीन, मतलब मेल और फीमेल दोनों के जीन्स जो होते हैं, एक कैरेक्टर के जीन जो होते हैं, वो एक साथ पेयर में आते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब देखो बच्चे, this is explained by the fact that each gene set is the present not as a single long thread of DNA. तो जो जीन होते हैं वो एज ए थ्रेड लाइक, मतलब डीएनए के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट एज सेपरेटेड इन इंडिपेंडेंट पीस इज कॉल्ड ए क्रोमोजोम, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले जो थ्रेड होता है वो क्रोमोजोम के रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो नॉर्मली जो आपका क्रोमोसोम है उसके छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। द ईच सेल विल हैव टू कॉपीज ऑफ इच क्रोमोसोम, वन ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। तो ये जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे, गुणसूत्र होते हैं या पेयर में होते हैं, जैसे हम लोग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो मेल और फीमेल जो गैमिट बनता है वो बच्चे हेप्लॉइड बनता है, मतलब वो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें पेयर क्रोमोसोम नहीं होते हैं, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आते हैं बच्चे, ठीक है। When two germ cell combine, they will restore the normal number of the chromosome। और जैसे मेल फीमेल जो गैमेट्स हैं वो एक साथ मिलकर जाइगोट बनाते हैं, तो इसका मेल का 23 और फीमेल का 23, 23 23 मिलकर 46 बना लेते हैं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो, such mechanism of inheritance explain the result of the Mendel experiment and is used by the R also follow similar rules of inheritance can work out how their inheritance might work। तो लगभग ये ऐसा नहीं कि बस प्लांट में, ये सभी एनिमल्स में, सब में ये फॉलो होता है, क्योंकि जब गेमिट्स बनते हैं बच्चे तो वो हैप्लॉइड होते हैं, और आधे क्रोमोजोम्स ही जो है एक साथ कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है ना। 23 मेल्स आएगा, 23 फीमेल्स आएगा, और बन जाएगा क्या हमारा 46 क्रोमोजोम्स बन जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा, ये बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको हम लोग समझ लेते हैं बच्चे, और उसके बाद मैं मेंडल्स के जो लॉ है आपको फिर से समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन इसको बोलते हैं लिंग निर्धारण। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है कि किस केस में जो है, जो होने वाला बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है बच्चे, देखो, वी हैव डिस्कस द आइडिया द टू सेक्सेस
participating in the sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons. तो हम ये जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है दो अलग अलग सेक्स जो होते हैं क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग। हाउ इज द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन, तो कैसे एक जो बेबी बॉर्न होता है पैदा होता है उसका कैसे सेक्स डिटरमाइन निर्धारण कैसे होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि मेल फीमेल दोनों इंक्लूड है, ठीक है, इन्वॉल्व है इस रिप्रोडक्शन में। डिफरेंट स्पीसीज use very different stages for this. Some really entirely on the environmental cues. Thus, in some animals, like a few reptiles, the temperature at which fertile eggs are kept determines whether the animals develop in the eggs will be male or female. तो बच्चे कुछ ओवी पैरस होते हैं, कुछ वीवी पैरस होते हैं, कुछ जो है अंडे देते हैं और कुछ जो है डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। तो कैसे यह निर्धारण होगा कि जो एग है उसमें से जो है मुर्गी निकलेगा या मुर्गा निकलेगा, ऐसे जो चिक होगा मतलब जो चिकन होगा वो मुर्गा होगा या मुर्गी होगा, तो कैसे हम उसको निर्धारण करेंगे, ठीक है। अब देखो, in other animals such as snails, individuals can change sex, indicating that sex is not genetically determined. However, in human beings, the sex of the individuals is largely genetically determined. In other words, the genes inherited from our parents decided where we will be boys or girls. तो नॉर्मली जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं वो होते हैं जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से आते हैं, और वही डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। बच्चे ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। The explanation lies in the fact that all the human chromosomes are not paired. Most human chromosomes have a maternal and a paternal copy, and we have 22 such pairs. ठीक है, तो हमारे पास जो होते हैं बच्चे 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम बोलते हैं 22 पेयर्स को, और एक पेयर जो बच जाता है उसको बोलते हैं हम बच्चे सेक्स क्रोमोजोम। इन्हीं सेक्स क्रोमोजोम में जो होते हैं बच्चा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमारे जीन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग इसको आराम से ऐसे समझ लो बच्चे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये रहा आपका मेल, ठीक है, यह है मेल, यह है फीमेल, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया बच्चे, गैमिट बनाया, ठीक है, गैमिट बनाया। तो गैमिट क्या है बच्चे, मेल का क्या होता है ऐसे समझो, मेल के जो गैमिट होते हैं उसमें से जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या है, मान लो कि आपके सेक्स क्रोमोजोम है, ठीक है, और इनमें जो जीन है वो क्या है, एक्स एक्स सॉरी एक्स और वाई मोड में है, ठीक है। किस मोड में है, एक्स और वाई मोड में है। फीमेल में जो क्रोमोजोम है वो क्या है, एक्स एक्स मोड में है। अब क्या होगा कि इनके जो गैमिट्स बनेंगे, ठीक है बच्चे, जो इनके गैमेट्स मान लो कि इस क्रोमोजोम का, इस सेक्स क्रोमोजोम, ये एक सेक्स क्रोमोजोम है, ये एक सेक्स क्रोमोजोम है, इस सेक्स क्रोमोजोम का, मेल सेक्स क्रोमोजोम का यक्स अगर इसके यक्स से फ्यूज कर गया तो क्या बनेगा, यक्स यक्स, मतलब जो बेबी होगा वो क्या होगा, लड़की होगी। अगर मेल का वाई, ठीक है, और इसके यक्स से फ्यूज कर गया तो बनेगा क्या, यक्स वाई बनेगा। तो ये क्या होगा बच्चे, मेल हो जाएगा। सेम उसी तरह पहला वाला यक्स और इसका दूसरा यक्स, तो ये भी एक्स एक्स बन गया, ये फीमेल बन गया। इसका वाई और इसका यक्स, ये वाला दूसरा वाला, ये बन गए यक्स और वाई। मतलब दो मेल और दो फीमेल बनने के चांस होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि लड़का या लड़की होने के जो चांसेस होते हैं बच्चे, वो 50-50% के होते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल कौन है इसमें बच्चे, अगर बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बच्चे, तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है मेल, क्योंकि मेल के जो क्रोमोजोम्स हैं उनमें क्रोमोजोम्स के जो जीन है वो एक्स वाई है, और वाई रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के लिए, ठीक है बच्चे। तो इसलिए हमेशा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका मेल होता है। चलो हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो नॉर्मली जैसा हम जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, इनको फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। इन्होंने पाइसम सटाइवम साइंटिफिक नेम है किसका, पी प्लांट का, इस पे इन्होंने क्या किया, स्टडी किया, कब से कब तक, 1856 से लेकर के 1863 तक किया। और 1864 में जो उन्होंने जो है अपने कुछ लॉ दिए कि कैसे जो है पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं बच्चे।
तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं बच्चे की मेंडल ने जो है मटर के पौधे को ही क्यों चुना। मेंडल ने जो है मटर के पौधे को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और किसी को क्यों नहीं चुना। ठीक है, तो मेंडल्स आफ्टर केयरफुली स्टडी सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर मेनी रीजंस। उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया? सबसे पहला रीजन था द पी प्लांट वर इजी टू ग्रो एंड मेंटेन। जो पी प्लांट होता है उसको हम आसानी से अपने घर में, अपने यार्ड में उगा सकते हैं। ठीक है, और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। उसको बहुत कम जो है खाद पानी की जरूरत होती है, तो उसे आराम से मेंटेन कर सकते हैं। इट हैज मेनी क्लियरली डिस्टिंक्ट एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसमें जो है बहुत सारे कैरेक्टर एक ही साथ देखने को मिल सकते हैं, जैसे मटर के पौधे की लंबाई, उसके फ्लावर का कलर, उसके जो है जो सीड्स होते हैं, सीड्स का शेप, उसका सीड का कलर, ये सभी जो है आराम से देखने को मिल सकते थे, इसलिए उन्होंने किया। तीसरा है द पी प्लांट इज एनुअल प्लांट एंड सो मेनी जनरेशन ऑफ द प्लांट कैन बी स्टडीड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जो पी प्लांट होता है बच्चे, वो एक वर्षीय पौधा होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग एक वर्षीय पौधा बोलते हैं। और लगभग यह 3 महीने, 3.5 महीने में तैयार भी हो जाता है जल्दी से। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एक साल में हम इसको कई बार उगा सकते हैं और आसानी से इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फिर है पीज आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग बट कैन आल्सो बी क्रॉस पॉलिनेटिंग। ठीक है, तो जो पी प्लांट होता है उसमें ज़्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वजहों से, इन 4 वजह से जो है उन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया। तो अभी आप सब बता सकते हो कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चे, कुछ लोग हम लोग टर्म समझ लेते हैं। पहला क्या है? The genes that are passed from the parents to the offspring exist in the pairs. These pairs are called alleles. तो हम इसे, जो भी जीन्स, ठीक है ना, कहाँ से पास होते हैं अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो पेयर में होते हैं। और इन पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ लोगे एलिल्स क्या होते हैं। दैट इज अ पेयर्ड जीन इज नोन एज एलिल्स। When the two alleles are the same, they are called homozygous. अगर दो एलिल्स, मतलब दो जीन के पेयर एक जैसे हों, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग होमोजाइगस। व्हेन बोथ द एलिल्स आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस। अगर पहला वाला एलिल्स, पेयर ऑफ क्रोमो जो जीन्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, दूसरा डिफरेंट टाइप का है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उस कैरेक्टर को बोलते हैं या उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस समझ गए? जब दो एलिल्स एक तरह हो तो होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस क्या होता है? जब दो एलिल्स अलग अलग स्ट्रक्चर के हों। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग कैपिटल लेटर्स। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो कैसे हम उनको डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। जो रेसेसिव होते हैं उनको क्या करते हैं? स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जांपल, द डोमिनेंट जीन्स फॉर द टॉलनेस इन अ पी प्लांट आर रिटन एज टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, तो अगर पी प्लांट में हमने जीन लिया, हमने कैरेक्टर लिया टॉलनेस का, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये पेयर में होते हैं इसलिए डबल टी। एंड रेसेसिव जीन्स एज स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं बच्चे, उनको स्मॉल टी से हम कर सकते हैं। द हेट्रोजाइगस जीन आर रिटन एज द कैपिटल टी स्मॉल टी। और जो हेट्रोजाइगस होंगे, ये तो दोनों एक तरीके के थे, तो हमने कैपिटल लिखा, स्मॉल टी लिखा, तो ये होमोजाइगस हुआ। अगर हेट्रोजाइगस होंगे तो एक कैपिटल होगा और एक क्या हो जाएगा? स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, where the plant appears tall has the recessive gene with the might express itself in the future generation। तो इसमें जो टॉलनेस होता है वो क्या है? डोमिनेंट जीन होता है, इसलिए जो पौधा होगा वो लंबा ही होगा। लेकिन जो उसमें शॉर्टनेस होती है, जो पौधा छोटा है उसका कैरेक्टर उसमें रहेगा, वो मे भी फ्यूचर में अपीयर हो सकता है। ठीक है, मतलब जो दादा दादी के कैरेक्टर हैं या दादा के जो पापा के कैरेक्टर रहे होंगे, वो में भी जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें अपीयर हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। तो देखो, मेंडल ने जो है बच्चे पहला लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंट। पहला क्या दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंट। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले जो है उन्होंने यह दिया, सबसे जो पहला उन्होंने लॉ दिया वो दिया था बच्चे लॉ ऑफ डोमिनेंट। इसमें उन्होंने क्या कहा बच्चे? इसमें उन्होंने यह कहा कि
हमने क्या किया, एक कैरेक्टर लिया, ठीक है ना, टॉलनेस का कैरेक्टर लिया और उसमें जो है उन्होंने क्या किया, पॉलिनेशन कराया। तो यहाँ पे देखो, पहला जो पेरेंट है उसके जो एलिल्स हैं वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। इसका मतलब क्या है, यह पौधा जो है लंबा है, ठीक, देख लो पौधा लंबा है। दूसरा है, जो एलिल्स हैं, दूसरे जो पेरेंट्स है उसके जो एलिल्स हैं वो स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, मतलब ये पौधा क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस कराओगे, जैसे मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन में बताया बच्चे आपको, तो आप देखो यहाँ पे इसका एक टी कैपिटल टी और इसका एक टी, तो ये क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। इसका जो है एक कैपिटल टी और इसके एक स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या हुआ, ये भी लंबा हो जाएगा क्योंकि डोमिनेंट जीन है। अब देखो, इसका कैपिटल इसका स्मॉल, ये भी लंबा, इसका कैपिटल इसका स्मॉल, मतलब जो चारों पौधे होंगे वो क्या होंगे, लंबे होंगे। और कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, हेट्रोजाइगस जीन होंगे। अब देखो बच्चे, तो चारों पौधे लंबे हो गए। इसका मतलब लंबे मतलब इसका यह है कि जो इसका कैरेक्टर था टॉलनेस का वो डोमिनेंट हो गया, ठीक है, अपीयर हो गया, F1 पीढ़ी में, जनरेशन में अपीयर हो गया। तो जब कोई कैरेक्टर अपीयर हो जाता है, ठीक है ना, प्रभावी हो जाता है जनरेशन में, तो इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट। ये पहला लॉ है बच्चे, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं। अब देखो बच्चे, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है बच्चे। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है तो देखो बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने क्या लिया कि कैप जो हमें F1 पीढ़ी मिली थी, ठीक है ना बच्चे, जो हमें F1 पीढ़ी मिली थी उसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो इसे यहाँ पे लिख लो, एक एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी यहाँ ले लिया, एक पेरेंट और एक पेरेंट यहाँ पे ले लिया। अब क्रॉस कराओ, तो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी यहाँ पे हमने लिख दिया। कैपिटल टी और इसके टी से हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, स्मॉल टी कैपिटल टी तो स्मॉल टी कैपिटल टी बन गया, और स्मॉल टी ये लास्ट में 4 बन गया, ठीक है। तो आपने ये तीन जो ऊपर देखा है, ये तीनों बच्चे कैसे होंगे, ये तीनों टॉल होंगे। तीनों कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ जीन और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पे जो कैरेक्टर होते हैं उनको टू ग्रुप में बांटा गया है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर और जीनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक है। तो जीनोटिपिक कैरेक्टर देखो, जो उसके जीन्स को देखा जाएगा, तो कैपिटल टी कितने हैं, तो आप देखो बच्चे एक हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं बच्चे, ये दो हैं। और स्मॉल टी कितने हैं बच्चे, ये तीन है, सॉरी एक है। तो इसका जो जीनोटिपिक जो जीन्स का रेशियो बना वो बना 1:2:1, ठीक है। और इसका फिजिकली कैसे है, फिजिकली आप देखोगे तो इसमें तीन जो पौधे हैं वो लंबे हैं, एक पौधा जो है वो छोटा है, तो इसलिए 3:1। टाल प्लांट का 3 है और शॉर्ट प्लांट का 1 है। तो ये रहा मेंडल्स का सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बच्चे। और देखो बच्चे, जो तीसरा लॉ है मेंडल का, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो F2 पीढ़ी में तो रिसेसिव रह जाते हैं, लेकिन जो F3 पीढ़ी आती है, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब होता है खुद पे डिपेंड होना, ठीक है ना। तो इनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद पे निर्भर रहते हैं कि वो किस कैरेक्टर के साथ जुड़ जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेंडल ने क्या किया कि दो कैरेक्टर इस बार लिए, एक तो लिया टॉलनेस लिया, मतलब लंबाई लिया, और दूसरा कैरेक्टर लिया फ्लावर का कलर, ठीक है। तो कैपिटल टी मतलब आप लोग समझ गए कि लंबा प्लांट, स्मॉल टी मतलब छोटा प्लांट, ठीक है। उसी तरह आप ऐसे समझ लो कि कैपिटल एफ मतलब क्या है, वाइट फ्लावर, ठीक है। और जो है आपका स्मॉल एफ मतलब आप समझ लो ऐसे कि ब्लू फ्लावर, आप ऐसे सपोज कर लो, ठीक है ना। स्मॉल फ्लावर मतलब क्या, ब्लू फ्लावर हो गया। अब देखो क्या है, तो हमने इसके पेयर्स, इसके गैमेट्स बना लिए हमने, ठीक है ना। कैपिटल टी कैपिटल एफ, कैपिटल टी कैपिटल एफ, कैपिटल टी स्मॉल एफ, कैपिटल टी स्मॉल एफ, ऐसे करके हमने बनाया, ठीक है। अब इनका जब क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल एफ ऐसे करके आपको जो है
कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे बच्चे। ठीक है, ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने मिल जाएगा। इसका फिनोटाइप देखोगे तो आप ये पाओगे कि कौन सा इसमें टॉल है, कौन सा इसमें से वाइट फ्लावर वाला है। ठीक है, तो इसमें भी आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीन लॉ दिए थे। ठीक है, तो मैंने आपको ये तीनों लॉ समझाए मेंडल्स के, और इसमें जो भी आपको ना समझ में आया होगा आप मुझे बताओगे। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे। जो भी नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लोगे।